हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। तो हमें जो एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ था, फाइनल में जो हुआ था, उसका 2025 का हम ये क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो मैंने आपको इसका लास्ट वीडियो में 1 से 12 तक वन वर्ड के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। तो जो हमें खंड का में 1 से 12 तक जो क्वेश्चन थे, मैंने वो आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे। तो आज हम करेंगे अपना खंड ख। खंड ख में हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और 4 क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के हैं। ठीक है, तो कितना सही है। तो हम पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि दो संपूर्ण कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो हमें कोणों की माप पता करनी है कि इसमें कितना कितना कोण है। तो देखो, पहले इतना सा समझो, लाइन बाय लाइन समझो कि दो संपूर्ण कोण। तो दो संपूर्ण कोण क्या होते हैं कि जिनका दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, वो क्या कहलाते हैं, संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, इसमें बोला है कि बड़े कोण का माप। अब मान लो यहाँ पर बड़े कोण दे रखा है, एक छोटा कोण दे रखा है, क्योंकि दो कोण चाहिए हमें, है ना। तो बड़े कोण को हम मान लेते हैं x और छोटे कोण को मान लेते हैं y। अब यहाँ पर देखो कि छोटे कोण का माप से 44 अधिक है। ठीक है, तो हम पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें करना है, देखो दो पहले स्टेटमेंट ये वाली देखो आप कि दो संपूर्ण कोण। तो दो संपूर्ण कोण कौन कौन सा, एक बड़ा है और एक छोटा है ना। तो एक बड़े को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था, और छोटे को क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि बड़े कोण की माप। ठीक है, बड़ा कोण क्या है हमारा, बड़ा कोण हमारा x है। ठीक है, और छोटा कोण हमारा जो है, यहाँ लिख लेते हैं छोटे कोण की माप, कोण की माप। ठीक है, तो वो हम y मान लेते हैं, यानी बड़े कोण हम मान लिया x और छोटा कोण हमने मान लिया y। ठीक है, अब हमें दे रखा है यहाँ से, अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन कि दो संपूर्ण कोण। ठीक है, दो संपूर्ण कोण यानी देखो, दो कोण मिल गए हमें, एक x मिल गया और एक y मिल गया। अब इन दोनों का जो कोण का माप होता है वो क्या होता है, 180। अभी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण का कोण क्या होते हैं कि दो कोणों के माप क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो वो क्या कहलाते हैं, संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि बड़े कोण, देखो बस इतना ही समझना है, दो स्टेटमेंट में, एक तो ये एक ये, बस इतना ही समझना है आपको। तो हमने इतना निकाल लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, यानी बड़े कोण की जो माप है वो छोटे कोण, छोटा कोण हमारा क्या था y, अब छोटे कोण के माप से 44 अधिक है। तो 44 अधिक है, अधिक यानी ज़्यादा, और ज़्यादा होता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें बोल रहा है कि बड़े कोण, तो बड़ा कोण क्या है हमारा, x है ना, बराबर बड़े कोण के माप से, कोण के माप से छोटे कोण के माप कितना है, छोटा कोण हमारा क्या है, y, उससे क्या है, 44 अधिक है। ठीक है, अब ये हमारा बन गया, देखो ये हमारी एक समीकरण बन गया, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इन्हीं पे हमें समीकरण करना है। तो देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2, बस इतना ही रखना है। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में, देखो समीकरण 1 है हमारा ये, तो समीकरण 1 में किसका मान रख देना है, x का मान रख देना है। देखो समीकरण 1 रख लिया हमने, ये रहा समीकरण। अब x का मान क्या है, x का मान हमें दे रखा है y + 44 यानी 44। तो x के जगह रखना है, x का मान हमें इतना दे रखा है तो x के जगह रखना है। तो x क्या है, अब हम लिख लेंगे y + 44, और ये y हमारा अलग से है क्योंकि x के जगह पे हमने क्या रखा, ये, क्योंकि x का मान ये पूरा है तो ये पूरा रख लिया, प्लस y रख लिया, और बराबर कितना, 180। ठीक है, अब देखो y और y कितना, 2y, तो 2y रख लिए और प्लस 44, और बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो 2y का 2y आ जाएगा, बराबर 180 आ जाएगा। जब ये 44
प्लस में है, देखो इसके आगे प्लस है, तो जब ये इधर जाएगा, ठीक है, बराबर के जब साइन के इधर जाता है तो कैसा हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 2y, अब जब आप 180 में से 44 घटाओगे तो आपका आएगा 136। ठीक है, करके देख लो आप साइड में कि जब हम घटाएंगे तो देखो 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से लिख कैरी, यहाँ 10, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 4 जाएंगे 3, और ये 1 का 1, तो कितना आ गया 136। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, y का मान। तो y बराबर कितना हो जाएगा 136, और ये जो 2 है वो y के साथ में कैसा है, गुणा में, तो नीचे जाके कैसा हो जाएगा, भाग में। अब जब इसका काटोगे तो 2 एकम 2, यानी भाग दोगे तो काटने का मतलब भाग, तो 2 से काटोगे 2 एकम 2, और 2 से काटोगे तो देखो 2 के पहाड़े में 13 नहीं होता, 12 होता है। कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, अब जब यहाँ से 12 ले लियो तो 1 बचा, तो 1 इसको दे देंगे, तो यहाँ हुआ 16, और 16 कितने बार में होता है, 8 बार में, 6 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, सॉरी। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 68 आ गया, यानी y का मान हमने कितना निकाल लिया, 68। अब देखो, अब हमने पहले समीकरण में, अब हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण को। तो दूसरा समीकरण क्या है, पहले हमने क्या किया, पहले समीकरण में x का मान रख दिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में y का मान रख देंगे, बस। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, ये है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो y का मान हमने कितना निकाला, 68, तो 68 रख लो, प्लस 44, और ये x बराबर, जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, ठीक है, देखो 8 और 4 12, 12 के 2, 1 कैरी, ठीक है, और 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो 112 आ गया। अब देखो, अब y का मान भी निकल गया, x का मान, यानी हमारा बड़ा कोण कितना है 112, और छोटा कोण कितना है 68। तो देखो इस तरह से हमने निकाला। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही है या गलत है, तो आपको पता कैसे चलेगा, ये इस तरह से कि y कितना हमें दे रखा है। देखो हमने क्या बोला था, x प्लस y कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, दो कोणों का, तभी वो संपूर्ण कोण कहलाएंगे। तो हमें x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए, 180। अब देखो x कितना निकला मेरा, x निकला हमारा 112, और y हमारा इतना। और जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको देखो कितना मिलेगा, तो जोड़ो 112 को इसमें, ठीक है, तो 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 7 8, और ये 1, देखो आया हमारा 180, यानी हमारा ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तो तीसरे में हमें क्या करना है, तो पता चल गया ना आपको कि x यानी हमारा जो बड़ा कोण है उसका मान कितना है 112, और छोटा कोण इतना। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, जिसका, देखो यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर हर नहीं आएगा, अंश आएगा। अगर हर में निकालोगे तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा, तो मैं आपको हर से भी करा दूंगी और अंश से भी करा दूंगी। तो यहाँ पर अंश है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जो यहाँ पर न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश, तो यहाँ पर हमारा अंश आएगा। ठीक है, तो देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि 3/7 में हमारा जो न्यूमिनेटर है यानी अंश है वो 6 है, यानी यहाँ पर 6 आया है। तो आपने कितने से गुणा किया न्यूमिनेटर, यानी सॉरी इसमें नहीं, इसमें, क्योंकि हमारा जो अंश है, अंश देखो ऊपर, देखो ये जो मेरा कोई फ्रैक्शन है, अब मान लो ये मेरा फ्रैक्शन है 1/2, तो ये वाला जो होता है ऊपर वाला उसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में न्यूमिनेटर, और इसको बोल देंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर गलत था, तो हमने यहाँ पर अंश लगाया, क्योंकि अंश ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर का मतलब क्या होता है, अंश। ठीक है, तो देखो अभी इसको करेंगे कैसे, तो करने का तरीका आपको दे रखा है कि 3/7, और इसका जो हर अंश है, अंश हमें दे रखा है 6, तो हमने किससे इसको गुणा किया तो 6 आया, तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 से अगर हमने अंश को गुणा किया तो 2 से हम हर को भी करेंगे, तो 2 से इसको भी करो तो कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि 6/14 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बस मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इसके समतुल्य भिन्न क्या होती है। तो समतुल्य वे भिन्न होती हैं जिनका मान क्या है, समान। अब मान लो आप देखो कि 2/7 है,
चलो मैं इसको ही लेके बता देती हूँ कि देखो 3/7 है, तो अगर आप इसको काटोगे ना तो आपको यही मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो देखो 6/14 है, अगर आप काटोगे तो देखो किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है हमारा, 2 से जा रहा है हमारा 3 बार में, और 2 से जा रहा है ये हमारा 7, 2 से 7 बार में 14, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर कितना मिल गया? वही। तो समतुल्य के बनने का मतलब होता है कि इसके जितने भी मान हैं उनको जब काटोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 है। तो उसमें बोला है कि संख्या रेखा का प्रयोग कर 5 तथा -11 का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी जोड़ ज्ञात करना है। तो पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारी संख्या रेखा। अब देखो हमें यहाँ पर 5 प्लस का 5, तो देखो इधर जो आती हैं वो हमारी धनात्मक संख्या होती है, इधर जो होती हैं वो हमारी ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 पॉजिटिव के, ये सारे पॉजिटिव के हैं, 4 5 और 6, एक नंबर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हमें 5 तक चाहिए तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब देखो हमें यहाँ पर जीरो के इधर क्या, -1 -2 -3 -4 एंड -5 और -6 और -7, एक संख्या हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि प्लस के 5 में से हमें जोड़ना है किसको, -11 को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हम संख्या रेखा पर भी कर लेंगे और इस तरह से भी करेंगे। तो देखो हम कहाँ पर है, हम यहाँ पर है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्लस के 5 में -11 को जोड़ना है, योग करना है। तो देखो अब हमें -11 है तो माइनस की संख्या किधर है, इधर है। तो हम क्या करेंगे, 11 टाइम्स करेंगे, यहाँ से हम 11 टाइम्स इस तरह से ले जाएंगे। तो देखो हम प्लस के 5 पे हैं तो 11 टाइम ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 11। तो हम यहाँ पर आए यानी -6 पे, तो हमें क्या मिला, -6, ठीक है। अब इस तरह से भी देखो आप कि 5 का अब क्या है, 5 जो है आपका प्लस का है, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और 11 है, ठीक है। जब आप इसको -11 में से 5 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6। और कैसा, अब देखो साइन कैसा है, साइन लगाना है तो साइन देखो 11 के साथ में कैसा है, माइनस का, तो माइनस क्यों, क्योंकि 11 क्या है, बड़ा, तो -6 इसके साथ आ जाएगा। तो आपने इस तरह से भी कर लिया, इस तरह से -6 में मिल गया, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इसमें 5th क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या दिया है कि 405 को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमें निकालने हैं। तो देखो हम पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो देखो किससे जा रहा है, तो जोड़ो इनको, 4 और 5 9, 9 किसके, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कर लेंगे, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, अब यहाँ से 3 ले लिया तो 1 बचा, ठीक है। 3 एकम 3 तो 1 बचा, तो इसको दे दिया हुआ 10। अब 10 तो होता नहीं है 3 के पहाड़े में, कितना होता है, 9, कितने बार में, 3 बार में, ठीक है, 3 बार में होता है। तो यहाँ पर 1 रह गया, अब 10 9 3 9 ले लिया तो यहाँ 1 बचा, इसको 1 दे दिया, यहाँ हुआ 15। 3 के पहाड़े में 15 होता है 5 बार में। फिर से करो, 3 से करेंगे, 3 के पहाड़े में हमें 13 नहीं होता, 12 होता है, कितने बार में, 4 बार में। फिर 1 बचा, इसको दे दिया, यहाँ हुआ 15, 5 15, ठीक है। फिर से 3 से करो, 3 एकम 3 लिया यहाँ से, 3 एकम 3, अब यहाँ से 4 है तो 3 ले लिया तो 1 बचा, अब इसको दे दिया, ये 15, 5 15। फिर 3 से करो, 3 के पहाड़े से, तो 3 के पहाड़े से करेंगे 5 बार में, 5 15। फिर 5 से, क्यों अब नहीं जाएगा ये, तो 3, अब 5 से 5 एकम 5 ही हो जाएगा। तो देखो आपको क्या मिला, ये जो हमारी संख्या आई
ये हुई हमारी अभाज्य गुणनखंड। क्या हुई हमारी अभाज्य गुणनखंड। और वो ने हमें कैसे लिखना है, घातों के रूप में लिखना है, यानी पावर, उनकी पावर लगानी है। तो देखो कितना, 3 कितने बार में है, 3 हमारा है 4 बार में, और 5 हमारा जो है वो कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारा जो हो गया, हमने इसको कर लिया। तो हमें क्या दिखाना था कि इनको पहले तो हमें करना था अभाज्य गुणनखंड, और फिर उनको घात के रूप में, घातों को क्या करना था, गुणनफल। तो घातों को क्या कर दिया हमने, गुणा में दिखा दिया। और ये हमारी जितनी पावर थी, जितनी 3 कितने हैं 4 बार, तो 3 लिख के 4 उसकी पावर लगा दी, घात लिख दी। और 5 कितना बार है, 1 बार, तो उसकी पावर 5 लगा दी। तो इतना ही हमें इसमें करना है। अगला देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, अपना थोड़ा समझना इसे, कि किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए। ठीक है, 2 आकृतियों के नाम बताने हमें, जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक घूमण स्मृति दोनों ही हो। यानी इसमें रेखिक सममिति भी हो और दूसरी घूमण स्मृति भी हो, दोनों होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी आकृतियाँ हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है छठा, पहली जो हमारी आकृति है वो है हमारी वृत्त, और दूसरी हमारी जो आकृति है वो है हमारी वर्ग। अब ये क्यों है, तो देखो जो वृत्त होती है ना, वो हमारा इस तरह से होता है, ठीक है, सर्कल। अब इसमें बोलना है कि रेखिक सममिति, तो रेखिक सममिति का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो रेखिक सममिति का मतलब होता है अगर इसको हमने डिवाइड किया है ना, तो इस इधर वाला भाग इधर वाले भाग के बराबर हुआ, ठीक है। ऐसे अगर मैंने डिवाइड किया, इनको इस बीच में से काटा मतलब, तो इधर वाला भाग इधर वाले के भाग के बराबर है। अगर इस तरह से मैंने काटा तो इधर वाला भाग इधर के और ये वाला भाग इस तरह से, अगर इस तरह से किया तो ये भी भाग आपस में बराबर होंगे, यानी सारे भाग क्या है, बराबर है। इतना समझ में आया कि रेखिक सममिति क्या होती है, ठीक है। इस तरह से अब देखो स्क्वायर में भी आप इसी तरह से करोगे तो उस तरह से ही मिलेगा। जब आप इस तरह से काटोगे तो इधर का भाग इधर रहेगा, बराबर रहेगा। इस तरह से काटोगे तो इधर का भाग इधर बराबर रहेगा। इस तरह से करोगे तब भी हमारा इधर का इधर भाग रहेगा बराबर, और इधर का भाग अगर इधर करोगे तो इस तरह से ये सारे भाग बराबर रहेंगे। इतना समझाया। दूसरा ये बोल रहा है कि इसमें क्रम एक से अधिक, यानी एक बार घुमाने से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा बार घुमाने से हमारी जो आकृति हो वो पुनः अपनी अवस्था में रहनी चाहिए। अगर मान लो मैं इसको मैं इधर घुमा लेती हूँ थोड़ा सा, तो क्या अपनी ये पोजीशन बदल देगा? नहीं, वो ऐसे ही सेम रहेगा। अगर मैं मान लो इसको थोड़ा सा घुमाती हूँ तो क्या अपनी शेप बदल देगा? नहीं, वैसे ही रहेगा। इसको भी मैं अगर मान लो यहाँ से उठाकर, इतना मैं यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाकर मैंने इतना किया, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो आने पर क्या वो अपनी स्थिति बदल देगी? नहीं, रहेगा वो सेम ही। तो यही होता है इसमें। तो हमें घूमण स्मृति, तो हमें इसमें बताना है दो ही हैं इसमें, एक वृत्त है और एक वर्ग है, जो क्या है हमारी रेखिक स्मृति भी बनाती हैं, स्मृति भी बनाती है, और दूसरा हमारा घूमण सममिति भी रखती हैं, यानी दोनों रखती हैं। तो यही हमारी 2 आकृतियाँ हो जाएगी।